हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट पहला कराता हूं। तो आप पहले जैसे आप देखेंगे तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आप क्वेश्चन खुद अपने आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे सॉल्यूशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट February ऑफ ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 5 संडे। ठीक है, यानी अगर लीप ईयर है और लीप ईयर में अगर आप, ठीक है, लीप ईयर है एट रैंडम आपने सेलेक्ट करा, कोई भी लीप ईयर आपने सेलेक्ट करा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उस जो है फरवरी में 5 संडे होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न। अब देखिए लीप ईयर जो है, लीप ईयर में जो फरवरी है वो होती है 29 डेज की। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए लीप ईयर में जो फेब होती है, फरवरी होती है, वो कितने होते हैं 29 डेज की। ठीक है, तो 29 डेज का मतलब है इसमें 28 डेज तो यानी कि 4 तो हो जाएंगे 4 वीक्स। ठीक है, हाँ, तो 4 हफ्ते हो गए। तो 4 हफ्ते का मतलब है कि 4 संडे तो हो गए, 4 संडे तो हो गए। ठीक है, तो 4 हफ्ते होने का 4 संडे तो हो गए। अब बचा एक दिन, है ना। तो देखो 4 4 7 जा 28, अब एक दिन बचता है। अब वो एक दिन क्या हो सकता है, जो 1 डे रिमेनिंग है, जो 1 डे रिमेनिंग, जो एक दिन इसमें रिमेनिंग हो रहा है, बच रहा है, वो क्या हो सकता है। देखिए वो हो सकता है संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है ये। ठीक है जो, अब सोचो, अब यानी कि वो जो एक दिन बच रहा है उसके जो टोटल केस 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, और उसमें जो फेवरेबल है संडे वो सिर्फ एक है। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि आवश्यक प्रायिकता, तो संडे है ना, तो इसमें फेवरेबल केस संडे होने का सिर्फ एक है और टोटल जो केस है वो 7 है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1/7। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो इस तरह से पहले का जो आंसर है वो 1/7 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ तो मैंने आपको पूरा समझाना है क्योंकि आप भले ही मॉक टेस्ट करो, ठीक है, लेकिन आपको उसको प्रॉपर तरह से समझना है, तो इसलिए मैंने एक एक स्टेप लिखे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना है आपको, एग्ज़ाम में जो मैंने पेपर में ये लिखे हैं ये आपको मेंटली सोचना है कि यार 29 डेज होते हैं, 28 हो गए, एक दिन बच गया, एक दिन में संडे आ गया। तो ये यानी कि आपको पेपर में वर्क जो है सिर्फ ये करना है, ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा और जिसके शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड होगा वो बताऊंगा। तो यहाँ तो आपको ये मेथड करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि हमारे 5 वृत्त हैं जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो बताइए कि उनके जो आपस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, यानी कटान कितनी जगह पे वो, जैसे मान लीजिए ये 2 सर्कल है, ठीक है, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये 2 बिंदुओं पर कटान कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसे अगर 5 सर्कल्स हों तो वो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है इसका। याद रखिए अगर आपको सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, उस केस में, सर्कल के केस में आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये लगाना है। हाँ, अगर आपको लाइन दिया होता, अगर आपको दिया होता लाइन्स हैं ऐसे, तो इसमें आपका ये वाला फार्मूला लगता है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। ठीक है, तो ये लाइन के केस में ये लगता है, लेकिन आपको सर्कल दे रखा है तो आपको ये लगेगा। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपको नंबर, हाँ, कितने हैं, 5 है, तो 5 का मतलब हो गया 5p2। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 -
2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, अर्थात 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आंसर हो गया हमारा 20। तो इस तरह से आंसर इसका है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो दूसरे का हमारा ये आंसर हुआ। देखिए थर्ड नंबर है लिमिट का, और इसको मैं पहले आपको प्रॉपर मेथड से बताता हूँ, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। देखिए प्रॉपर मेथड तो ये है कि आप इसको करेंगे रेशनलाइज मेथड से हैं। तो कैसे रेशनल मेथड से कैसे होता है, लिमिट है ये, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिमिट ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक बच्चों, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 और ये एक्स से कैंसिल हो गया, तो आपका ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसके बाद एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, आंसर 1/2 हो गया। तो कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर डी है। अब सुनिएगा, अब मैं इसके बता रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको याद रखना है, कभी भी अगर ऐसे दिया हो आपको 1 प्लस माइनस एक्स दे रखा हो, पावर ये दे रखी हो, तो आप इसको लिख देंगे 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अगर शॉर्ट मेथड से करें तो क्या होगा, देखो शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ। तो शॉर्ट मेथड में आपको ये करना है, देखिए शॉर्ट मेथड में, ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। तो करना क्या आपको, ये तो ये जैसे मैंने वो तरीका बताया आपको, तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर होने से ये आपका हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए इसको, 1/2 पावर है तो 1/2x माइनस 1 अपॉन ये। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो आपका 1/2 हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से कुछ, देखो बच्चों बहुत क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन यूँ नहीं कहता हूँ कि सभी का होता है। तो जहाँ पे हमारा शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक लग सकती है वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन मुझे प्रॉपर मेथड इससे बताना पड़ता है आपको कि आपको ये भी आना चाहिए। फिर चाहे आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप एक्स की तैयारी कर रहे हैं, या एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं, वो सब हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन में अगर आप ये वाला यूज़ करोगे तो इससे आप आंसर ओरल निकाल लेंगे, ओरल आंसर आ जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप, ये लॉग का है और इसमें बेस आधार दे रखा है अंडर रूट 8 और ये एक्स दे रखा है और ये। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सही फॉर्मेट में ले आएंगे। ये कितना जाएगा, 10/3। ठीक है, और फिर आपको ये मालूम है कि अगर इस तरह लिखा होता है, अगर इस तरह लिखा होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। बस ये वाली नॉलेज आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस ये है, ठीक है, और ये x हो गया, तो यानी कि x बराबर ये बेस है, तो अंडर रूट 8 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 10/3। ठीक है, अंडर रूट। अच्छा, अब आपको मालूम है इसका मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो 1/2, तो इसको मैं आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 10/3 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो 8 है उस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया 5/3। ऐसे देखो 8 ना, ये आप जो है इन्हें कैंसिल कर देंगे और इस तरह से ये आ जाएगा 2 की पावर 5। और ये होता है कितना,
32, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर ही हो गया। तो लॉग, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो आपको जैसे मैंने कहा ना, मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको क्लियर है थ्योरी, मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि थ्योरी मतलब ये होता है, तो आप जो है ये बस ये ध्यान रखना। फिर बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आपको मेंटली करना है इसको ना ज़्यादा करता है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको एक ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में आप इस तरह करेंगे। एग्ज़ाम में आप इस तरह सोचेंगे, सोचना इस तरह है, लेकिन पेपर में सिर्फ वो लिखना है आपको, जैसे रफ वर्क में, जो आपको कम टाइम है ना खर्च करेगा। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न यह है कि हम पे 6 रिंग्स हैं, 6 रिंग्स, अंगूठी हैं, और हमको इनको पहनना है 4 फिंगर्स में, ठीक है। यानी कि 6 अंगूठियां हैं और 4 अंगुलियां हैं, उसमें पहनना है, ठीक है। तो वो कह रहा है बताओ कि कितने तरीके हैं उनको पहनने के। तो समझिए नंबर ऑफ वेज, पहनने के तरीके कितने होते हैं, देखिए, ठीक है। अब पहली अंगूठी है, तो पहली अंगूठी को हम जो है, ठीक है, पहली अंगूठी है, उस पर कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो पहली अंगूठी पे 4 ऑप्शन है। ऐसी दूसरी अंगूठी पे भी 4 ऑप्शन है। ऐसे तो कहा नहीं उसने कि एक उंगली में एक ही अंगूठी पहननी है ना। तो इसमें तो आप सारी जो है अंगूठियाँ एक उंगली में पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बात करो। हाँ, तो पहली जो फिंगर, जो पहली रिंग है, उस पर 4 ऑप्शन है, वो उन चारों में से किसी भी पहनी जा सकती है। फिर दूसरे के पास भी 4 ऑप्शन है, फिर तीसरे के बाद भी, फिर चौथे के, फिर ये भी, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही में 6, एक ही फिंगर में 6 रिंग पहन ली, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो है इसके अनुसार, ठीक है। तो याद रखिए। तो पहली उंगली में पहनने के जो एक रिंग है, उस पर कितने ऑप्शन है? 4। ऐसे दूसरे के पास भी 4 है, तीसरे के पास भी 4 है, ये भी है। तो इस तरह आप देखोगे ये कितने हो गए, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप को जरा थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, इसको समझना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका सी आंसर है। देखिए अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंशिएशन पे है और इस टाइप का क्वेश्चन है। इसकी भी शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड बता देता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अनंत है, इन्फिनिटी। तो इसमें से अगर हमने एक स्टेप कम कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो है ये y के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल, ठीक है ये। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर देंगे आप, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 2y dy/dx। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और ये हो जाएगा dy/dx। इसके बाद आप इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, dy/dx को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और ये आपका जो आ जाता है cos x डिवाइडेड बाय, जब आप इसको यहाँ लाओगे, ठीक है, तो ये 2y - 1, तो 2y - 1, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। इस टाइप क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप। तो हमारे उसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है? बी आंसर है। तो 6th वाले का आंसर जो है बी है। अब मैं इसके शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कभी भी अगर आपको ना, कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरह का दे रखा आपको, जैसे y बराबर दे रखा हो √fx प्लस √fx प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो याद रखना है इसके लिए हमारा एक फार्मूला शॉर्ट है, dy/dx इक्वल f' अपॉन 2y - 1। तो याद रखो यहाँ पे हमारा जो fx है वो sin x है, ठीक है। तो देखो sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और ये हो गया 2y - 1, हो गया ना डायरेक्ट। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये इससे करना है, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए, और ये शॉर्ट मेथड, तो इससे आपका आंसर
देखिए हमारा 7वां प्रश्न है, उसमें हमें दे रखा है y का मान दे रखा है y इक्वल टू इतना, तो इसमें dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल, बहुत सिंपल है, तो खैर आप डायरेक्ट कर ही लेंगे। हाँ, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से एक कम करते हैं और माइनस ये आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है, कोई ऐसा ओरल कर सकते थे आप इसको। तो हमारा आंसर किससे मैच करा, तो ये हमारा आंसर मैच कर गया है कौन सा ऑप्शन से, सी ऑप्शन से। ठीक है, तो ये सिंपल, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे या लेंथी आएंगे, बहुत सारे आपको सिंपल से आते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन ये है, ये इंटीग्रेशन का है और आपको ये बताना है। देखो इसका भी एक शॉर्ट मेथड है लेकिन थोड़ा स्टेप आएगा उसमें, तो पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड बता देता हूँ। इसको आप आई मान लीजिए, इसको आप आई मान लीजिए, फिर कॉट एक्स को आप लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाता है आपका। ठीक है, ये आपने आई माना हुआ है। इसमें आप जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे आप, तो हाँ ये वाली यूज़ करोगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है वो। बाकी जगह ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपॉन ये आ जाएगा कॉस एक्स, ये साइन एक्स है, तो कहने मतलब है ये हो गया। और ये हो गया नंबर, इसे हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दिया सेकंड। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, है ना। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2i इक्वल, अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे सेम हो गया, तो ये सेम होने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर ओनली 1 बस। और dx का इसका करोगे x आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाई 2, और i इक्वल हो गया पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आंसर हमारा जो इसका आएगा डी, तो डी आंसर है, इसका आंसर डी है। तो ये मेथड होता है। बाकी मैं इसकी आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको देख लीजिए आप। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, मतलब शॉर्ट ट्रिक में हमारा आंसर यहीं पे निकल आता है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते ना, अब देखो शॉर्ट मेथड हम यहीं पे आ जाता आंसर, हमारा यहीं पे आंसर आ गया था। कैसे आ गया था, या देखो कभी भी अगर आपको, ठीक है, कभी भी अगर आपको ये दे रखा है 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पे साइन की पावर कुछ भी हो, तो यहाँ भी साइन की पावर जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, ऐसी कॉस की पावर यहाँ पे होगी जो यहाँ पे होगी, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो ऐसे केस में याद रखना, इससे अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। हमारे केस में यहाँ 1 है, देखो n की जगह 1 है, बस इस पर अप्लाई कर दो। इसका आंसर हमेशा पाई बाई 4 आता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब हाँ देखो, बस हमें सिर्फ इतना स्टेप करना था और यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, हमारा आंसर जो है यहीं पे आ जाता है, राइट। तो कभी भी अगर ऐसा केस बने तो बस ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पावर क्या है। यहाँ मैं अगर 3 कर दूँ, यहाँ भी 3 कर दूँ, यहाँ भी 3 कर दूँ, तो भी आंसर पाई बाई 4 रहेगा। अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ 5, तब भी सेम रहेगा। कहने का मतलब है ये जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो साइन, हाँ अच्छा, अगर आप कहते हैं कॉस पर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉस ऊपर है, यहाँ साइन, यहाँ सेम ही है, ये ध्यान रखिए। यहाँ साइन हो या कॉस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस यहाँ हो जाए तो ये वाला चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और यही चीज़ आपके कॉस और सेक में भी लगती है, यही चीज़ आपकी कॉट और टैन में भी लगती है। ठीक है, तो ये है, तो इससे आप क्विकली आंसर फाइंड कर सकते थे। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका लेंथी प्रोसेस है, वो शॉर्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो आप, ऐसे ही होंगे वो।
देखिए जो 9th क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछी हुई हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। हाँ, ऑर्डर और डिग्री पूछी हुई है। तो देखो ऑर्डर एंड डिग्री, इसे हम बोलते हैं कोटि और घात, ठीक है, कोटि और घात, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात। अब समझिए, याद रखना आपको कि जो ऑर्डर होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो होता है, देखो ये आपका dy/dx है और ये सेकंड डेरिवेटिव है 2 ना, तो बस, तो ये सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2। अच्छा, अब आते हैं डिग्री। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, सेकंड डेरिवेटिव है ना, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे 3 ये हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर, जो 9th क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो गया बी। हाँ, देखिए अगला जो प्रश्न हमारा है 10वां, ये है, ठीक है। अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं मापांक फलन कहते हैं, और इसका इंटीग्रेशन है। तो जनरली कभी कभार ऐसा नहीं आ रखे हैं ये एग्ज़ाम में, तो कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसके लिए थोड़ा तो आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखो, जैसे मान लीजिए अगर ये f(x) इक्वल है mod x, तो ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है ये mod x बराबर प्लस x, कब? अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, और ये माइनस x होता है कब? जब x की वैल्यू 0 से कम है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। बाकी मैं इसको ग्राफ से नहीं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में ग्राफ से भी समझाया जाता है, लेकिन आपको जितना मतलब जितनी ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज हमारा ये चाहिए होता है, ठीक है। फिर हालांकि मैं इसका आपको शॉर्ट मेथड ही बताऊँगा, जो क्विकली आप ओरल भी कर देंगे, ठीक है। पहले प्रॉपर मेथड पे आइए। देखिए ये फैक्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है ये x-1 है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है कि x-1 को 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू 1 आ गई, बस। अब आपको इसको, क्योंकि ना ये 0 से 2 तक के इंटरवल में इसकी वैल्यू एक जैसी नहीं है, प्लस और माइनस में चेंज हो रही है, तो हम उसको फिर, हाँ अगर एक जैसी होती हम कर सकते थे, तो ये तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो इसको हम ये 0 to 1 करेंगे और एक करेंगे 1 to 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये देखिए ये तो हो गया आपका, ये तो माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, इसको आप, ठीक है, 0 to 1 और 0 to 1 अब कर देते हैं इसको यहाँ पे। हाँ, देखिए ये 1 हो गया, x माइनस x² (2) हो गया, और ये 0 to 1, और ये आ जाएगा आपका, इसको करेंगे आप x² (2) माइनस x1 to 2, ठीक है। अब कर दीजिए, 1 रखेंगे, 1 माइनस 1/2, बाकी ये 0 आएगा, ठीक है, प्लस कर दीजिए। आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 रखेंगे ये आ जाएगा, 1 रखेंगे माइनस 1/2, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/2 तो यहाँ से आ गया, और ये 2 आगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो खैर कर सकते थे इसको डायरेक्ट। अब देखो इसकी शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट मेथड क्या है इसका। तो ये तो प्रॉपर मेथड हो गया, तो शॉर्ट मेथड क्या होता है ये बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो जब भी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिए, आप इसको देखें पहले, आप इसको ना, इस वाले को x-1 बराबर 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, 0 पुट कर दीजिए। अब अगर ये जो नंबर आता है, ये अगर इनके बीच में आता है, ठीक है, तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो करना क्या है आपको,
आपको ये करना है कि एक बार एक्स वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो हाँ ये हटा दो, ये समझो ब्रैकेट है, ऐसे ये रख दो, और एक बार जो है स्क्वायर करना उसका, फिर एक बार ये वाली वैल्यू पुट कर दो, अपॉन 2 कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको ब्रैकेट समझना। एक बार ये वैल्यू पुट कर दो, ये रख दो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 1, इसको सॉल्व करोगे 1 और ये, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया? तो ये मेथड है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको ही करना है। हाँ, कभी अगर यहाँ कॉस आ गया, साइन आ गया, उसका मैं बताऊंगा जब भी क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कराऊंगा। तो ये देखिए 11वां क्वेश्चन, 11वां जो प्रश्न है उसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और उसके शीर्ष दे रखे हैं, और कह रखा है कि आपको कि इसके जो है लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, ऑर्थो सेंटर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हालांकि इसका फार्मूला है ही, लेकिन यहाँ देखिए कि पहले हमें फार्मूले तक जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। देखो आप, ये जो है ये है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया 0, एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया 0 0, और एक 3 0 है, 3 0 मान लो ये हो गया, ठीक है। 3 0 मान लीजिए ये हो गया, और एक 4 0 है, मान लीजिए ये 4 0 0 4 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप देखोगे कि ये जो बन गया है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। और आपको अगर फैक्ट पता है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज में, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है? ये जहाँ राइट एंगल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। तो यही इसका ऑर्थो सेंटर है, यानी कि 0 0 हो गया ना। तो हमें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ इसका अगर फैक्ट पता है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में जिस शीर्ष पर 90 डिग्री होता है वही ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है। देखिए 12वां प्रश्न, 12वें प्रश्न में आपको एक वेक्टर, हाँ वेक्टर दे रखा है, उसका मॉडुलस, मापांक, परिमाण निकालना है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये दे रखा है, तो आपको मालूम है कि परिमाण बोल रहा है वो ये बोल रहा है, तो बस अंडर रूट 4 का वर्ग स्क्वायर, ये आप कर ही सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 16 आ जाता है, ये 9 आ जाता है, और ये 1 आ जाता है। तो इस तरह से अंडर रूट 26 ये आपका आंसर है। हो गया ना, बहुत सिंपल हो जाता है ये। तो इस तरह से अगर कुछ थोड़े से लेंथी या टफ क्वेश्चन है तो बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी मिलेंगे जो डायरेक्ट हो सकते हैं या फैक्चुअल हो सकते हैं आपके। देखिए जो 13वां क्वेश्चन है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समित संख्या दे रखी है, और उसका पूछा हुआ है मॉडुलस यानी कि मापांक पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इसको एक तरीके से पहले सही फॉर्म में ले आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके। तो ये 1 + 2 आयोटा है, और इसका स्क्वायर करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा अब देखना आप, इसमें आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो 1 + 2 आयोटा, और ये जो है यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 आयोटा, दोनों सेम हो गए बस। तो वही इसका परिमाण है। तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है। हाँ बच्चों, कभी अगर ये अलग आता, ये अलग आता तो डिफरेंट, तो सेपरेटली हम दोनों के मोड जो है अलग अलग कर सकते थे, ठीक है। देखिए ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कई तरीके हैं इसके करने के। तो उसमें से एक तरीका ये भी है कि आपको ऐसे, ठीक है, ये माइनस से ये सोचते हुए कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपका 180 डिग्री -30 ये होता है, राइट। हाँ अगर ये करोगे ना तो यहाँ पे ये माइनस इसलिए बन जाता है। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हट जाएंगे, और ये आपका 150 डिग्री। बाकी ऑप्शन हमारे इसी फॉर्म में है, हाँ इसी फॉर्म में।
तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, बाकी अगर 5 पाई के फॉर्म में हो तो फिर हम पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। देखिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें आपको कह रखा है कि जो मैट्रिक्स ये जो है वो ऑर्डर 3 की है, तो बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब याद रखिए कि अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है, अगर ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर अगर n होता है तो हम इसको इस तरह करते हैं, राइट। तो बस अब आप समझ लीजिए कि इसमें हमें क्या करना है, -3। अच्छा, क्या लिखा था इसका ऑर्डर, ऑर्डर है 3। अच्छा, तो ऑर्डर 3 है, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, राइट। तो आंसर हमारा माइनस के फॉर्म में आएगा, तो ये आ जाएगा -27 ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो बस देखिए 16वां जो प्रश्न हमारा है उसमें हमें 2 सेट दे रखे हैं, ए और बी सेट, और ये पूछा हुआ है कि इन दोनों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है यानी कि सममित अंतर वो निकालना है। तो याद रखिए ये क्या होता है, पहले आपको ए में से बी माइनस करना है और एक बार फिर बी में से ए माइनस करते हैं आप, और इनका यूनियन लेते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या जो कॉमन है दोनों को यूनियन कीजिए और जो कॉमन है वो हटा दीजिए। जैसे देखो कॉमन क्या, देखो कॉमन इसमें 3 है 3, कॉमन 5 है 5, कॉमन 7 है 7। तो सिंपल सा मेथड है कि आप जो बचे हुए हैं दोनों के ले लीजिए, 1 2, ठीक है, 9 11। बस बहुत सिंपल तरीका है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सममित अंतर। तो ये हमारा जो आंसर 1 2 9 11 ये आएगा हमारा डी। तो ये हमारा डी ऑप्शन आ गया बच्चों। देखिए जो 7वां प्रश्न है उसमें ये पूछा हुआ है कि एक हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है, वृत्त दे रखा है, और उसका पूछा हुआ है कि इसका सेंटर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की उससे कंपेयर करेंगे। कौन सी इक्वेशन है वो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो जब आप इससे कंपेयर करोगे तो देखिए 2g = 4 आ गया, तो इसका मतलब है g की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 2f = -2 आ गया, इसका मतलब हो गया f की वैल्यू -1 आ गई। बाकी c की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सेंटर क्या रखा ना, लेकिन हाँ सपोज आपको अगर त्रिज्या भी निकालनी पड़ती है, रेडियस भी, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खैर ये 2 है। ठीक है, तो सेंटर यानी कि जो केंद्र होता है उसके कोऑर्डिनेट आ गए -g -f। ठीक है, यानी कि -2 और 1, राइट। तो 2, हाँ, तो ये हो जाएगा -2 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो गया बच्चों। तो हमें सिर्फ ये निकालना था, इसे कर देना था। अब यहाँ तो मैंने खैर स्टेप दिखा दिए, ये तो आप ओरल भी कर सकते थे, है ना। देखो इसमें 18वां प्रश्न जो है उसमें आपको एक cos x + b sin x गिवन है, और ये पूछा हुआ कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो याद रखिए इस टाइप की फॉर्मेट में जो अधिकतम मान होता है √, आप जो इनके ना x का जो साइन का जो कॉफिशिएंट है और जो cos का कॉफिशिएंट होता है उसका वर्ग कर दिया करें। ये होता है प्लस वैल्यू है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमें ऑप्शन गिवन है तो उसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ, जो ऑप्शन आएगा ये हमारा डी ऑप्शन है। तो बस सिंपल हो गया। हाँ, अगर वो मिनिमम बोलता तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं, कभी यहाँ जैसे 3 हो गया या 5 हो गया, इस टाइप में ये करेंगे। 19वां प्रश्न आप देखोगे, 19वें प्रश्न में हमें
जो ज्ञात करना है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बच्चों, एक तरीका तो इसका ये होता है, आप जैसे आपने इसको 2 से गुणा करा और 2 से भाग करा। ठीक है, तो 2 से गुणा भाग करके आपने 2 sin A sin B या इस टाइप का बनाते हैं। एक तरीका तो ये है आपके पास। दूसरा मेथड ये है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें क्या होता है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है जो, तो ये बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे थीटा मिल गया 20, तो मैं अगर 60 में से 20 माइनस करता हूँ मुझे 40 मिलता है। ठीक है, और अगर मैं 60 में 20 प्लस करता हूँ तो मुझे 80 मिलता है। तो मेरे लिए सबसे सही ये वाला मेथड सही रहेगा। तो 1/4 और यहाँ पे जो थीटा है वो है हमारा 20 डिग्री, तो साइन 60 हो गया ये, तो 1/4 इंटू √3/2 दैट मीन्स √3/8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो आंसर मैच करेगा बी ऑप्शन, राइट। तो देखो इससे कितना सिंपल हो गया। ऐसी कॉस में भी होता है, tan थीटा में भी होता है, तो यहाँ पे हमें ये मेथड ज़्यादा सही लगा है। और वैसे नहीं तो हमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके तब लगाना पड़ता है। देखिए प्रश्न नंबर 20 है। इसे हमें एक फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है और उसका डोमेन पूछा हुआ है। ठीक है, डोमेन पूछा हुआ, प्रांत पूछा हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो याद रखिए इसमें हम x की वही वैल्यू रखेंगे जो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि रियल फंक्शन है। तो हमें ये देखना होता है कि ये वाला मान जो है वो ऋणात्मक ना हो। तो इसका मतलब ये कहता है कि 9 - x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 0, 0 भी चलेगा। ठीक है, तो ये देखना आपको। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये x प्लस में हो जाता है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये x² - 9, और अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करा, अब ये इनक्वलिटी साइन आपके इस तरह से आ जाएंगे ये, राइट। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये आपका आ जाता है इस तरह से, राइट। अब सुनिएगा, यानी कि मुझे x की 2 वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू मुझे एक 3 मिल रही है, -3 मिल रही है, एक 3 मिल रही है। अगर मैं ये बराबर 0 पुट करता हूँ तो मुझे ये मिलती है, ये मिलती है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बनाना है ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया -∞ और ये हो गया +∞, और इसके हम 2 ले लेंगे। एक तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे आ जाएगा +3, ये आ गया ना दोनों वैल्यू। अब देखो करते हैं स्टार्ट, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हाँ, कि देखो यानी कि ये पॉजिटिव हो तो इसकी ये कंडीशन है, और यही कंडीशन ही आपकी ये बनती है <0 इक्वल। तो इसका मतलब है कि <0 वाला केस, यानी कि नेगेटिव वाला केस या बराबर वाला केस, या बराबर भी है ना, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो ये वाला बैठ रहा हो, ये वाला इंटरवल बैठ रहा है, तो इसमें ये जो है ये वाला केस है। तो यानी ये वैल्यू आएंगी, इसमें -3 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा ना, ये इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया ये जो इंटरवल है -3 और +3 ये आता है। तो ये इसका डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन जो पूछ रहा है वो ये आएगा। अब आप, ठीक है, डोमेन ये है। अब अगर आप ये वाली वैल्यू पुट कर देते हो मतलब इस रेंज की, तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप 3 पुट कर देते हो, तो 3 में देखिए 0 हो गया है ना। -3 पुट कर देते हो, देखिए इनके बीच में 1 पुट कर देते हो, 2 पुट कर देते हो, तो इंक्लूडिंग दिस वैल्यू, तो ये इसका डोमेन है। तो एग्ज़ाम में आपके फंक्शन के बारे में ज़रूर आता है। कई बार आपको इन्वर्स ऑफ फंक्शन पूछ लेते हैं, कई बार आपसे रेंज पूछ लेते हैं, ठीक है, और कई बार आपको जो है इसमें पूछा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ये आंसर मैच करेगा, सी आंसर है। ठीक है जो, तो ये देखिए जो अगला प्रश्न हमारा आता है उसमें हमें कह रखा है कि के का मान निकालना है। ये तीनों अगर एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो याद रखिए अगर
ए बी सी अगर ये समांतर श्रेणी में है, ए पी में है, तो उस केस में 2b इक्वल ए प्लस सी आता है। ठीक है, तो अब आपका जो है यानी कि इसका डबल कर दीजिए, तो 4k माइनस 6 इक्वल k प्लस 2 और प्लस 3k माइनस 2, इनको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गई, तो ये 4k आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 को इधर लीजिए, ले आइए आप, तो 2k और 6 इधर आ जाता है और k की वैल्यू आ गई 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये आंसर हमारा जो है सी आंसर है, राइट। देखिए जो 22वां क्वेश्चन है, इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और पूछा हुआ है कि जो इसके रूट हैं उनका नेचर यानी कि जो इसके मूल हैं उसकी प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो याद रखिए इसे हम कंपेयर किससे करते हैं, इसे हम कंपेयर करते हैं इस समीकरण से। ठीक है, इस समीकरण से करते हैं और इसका वियुक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डी स्क्वायर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इसका डी फाइंड कीजिए। देखिए इसमें जो a की वैल्यू आएगी आपकी ये आती है। ठीक है, b की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो यानी कि -5 का स्क्वायर करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और c की वैल्यू जो आती है आपकी, ये c की वैल्यू है -7। ठीक है, तो यानी कि 25 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 16 7। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करके ये आपका आएगा 112, तो 137। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना था कि ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें आंसर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये पूछा हुआ है ना। ये नहीं पूछा कि रेशनल इरेशनल होता तो हमें पूरी वैल्यू जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें देखना है सिर्फ पॉजिटिव। और अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो रूट है वो रियल है। रूट क्या है, रियल है एंड अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब है असमान हैं, तो रूट जो है वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो आंसर हमारा इसमें आता है बी ऑप्शन। देखिए जो 23वां प्रश्न है 23, पूछा गया द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इज। तो याद रखिए जो जेड एक्सिस होता है उसके डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 होता है। तो जब आप उसका सम करेंगे तो सम इसका आ जाएगा आपका कितना 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा ये 1 आ गया, तो आंसर कौन सा है, आंसर सी है। तो याद रखिए, ठीक है, जो जेड एक्सिस होती है वो एक्स अक्ष से कोण बनाती है 90, तो cos 90 हो गया 0, और जेड एक्सिस वाई एक्सिस से बनाती है 90 एंगल, तो cos 90 0, और जेड एक्सिस अपने साथ कोण बनाती है 0 डिग्री, cos 0 हो गया 1। देखिए 24वां जो प्रश्न है उसमें हमें ये एक, ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें पूछा हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा हुआ है। तो ये जो आपकी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से आ रखा है, और याद रखो, देखो बाइनोमियल होता तो n+1 होता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स जो यानी 3 वेरिएबल हैं। तो ऐसे केस में ना जहाँ भी जो है, जहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स, जहाँ भी 3 वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, 1/2 n+1 और, ठीक है, n+1 और n+2, ये वाला फार्मूला 3 के लिए भी है ना, आगे के लिए भी है, 4 के लिए भी होता है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। n का मान 10 है तो 10 से 11 हो जाएगा ये, और ये 10 2 12 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 66, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप देखते हैं कि जो वेरिएबल है जो है ना, अगर ये डिफरेंट है तो अब आपका ये वाला फार्मूला लगता है। लेकिन एक फार्मूला और भी है इसका, एक फार्मूला इसका ये भी, इससे भी आप कर सकते हो, अगर इससे भी कर सकते हो आप, ये फार्मूला भी आपको दे देगा। ठीक है बच्चों,
तो आप इस वाले फार्मूले से अप्लाई कर सकते हो, तो इससे भी आंसर सेम आएगा। ये देखिए, ये रखेंगे आप कितना 10, और ये कितने टर्म्स हैं 3, तो +3 एक कम कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 - 1 कम कर देंगे, तो कितना हो गया 12, तो C2, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 12 × 11 और 2 × 1, तो वही आंसर आएगा सेम, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 2 मेथड हैं, कभी भी याद रख लो। अगर ये डिफरेंट वेरिएबल हैं तो कोशिश करो कि ये करो। हाँ, अगर इसमें एक टर्म्स और होते हैं ना, तो यहाँ पे n+3, यहाँ पे 6 जाता है अपॉन में, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 25वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन दिस एक्सप्रेशन। तो याद रखिए, बाइनोमियल जो आप थ्योरम आपने पढ़ी है, बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो मिडिल टर्म होता है उसका कोफिशिएंट लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसका जो मिडिल टर्म है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 24 जो है, ठीक है, जो 24 है वो इवन है, इवन मतलब है सम संख्या है। तो इसका मतलब जो इसमें मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म है ना, जो मध्य पद होगा वो होता है n/2 + 1 टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब है 24/2 + 1, यानी कि 13th टर्म, ठीक है। हाँ, तो जो मिडिल टर्म होगा वो 13th टर्म होगा। इसको हम लिख सकते हैं 12 + 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कोफिशिएंट आएगा, इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो 24C12 आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, 24C12। तो ये जो है मिडिल टर्म जो है ना, ये तो जो उसका कोफिशिएंट होता है वही लार्जेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो हमारे केस में आंसर हो गया C, राइट।